Hello dear students, this is Patel Science Academy and the topic in this lecture is methodology for rDNA technology। rDNA technology में कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, कौन सी स्टेप यूज़ होती है, जिसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट ऑफ डैट rDNA तैयार होता है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। डियर स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे डीएनए को बोलते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो, यानी एक जिस भी सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा उसमें उसका खुद का तो डीएनए होगा ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे जीन भी ऐड करके दूसरे की बॉडी से हम ला सकते हैं जो इस डीएनए में इसके ख़ुद के नहीं हैं, यानी उसके अंदर जो कैरेक्टर नहीं है। अगर आप ऐसी कैरेक्टर वाली जीन ऐड करना चाहते हैं डीएनए में तो ऐसा पॉसिबल है। बायोटेक्नोलॉजी का ये कमाल है। डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टेप में हम वही देखेंगे कि जो rDNA टेक्नोलॉजी है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें rDNA कैसे तैयार होता है, यानी जीन का क्लोनिंग, यानी उसकी जीन की ज़ीरॉक्स कॉपी कैसे तैयार की जा सकती है। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, वो आज हम देखते हैं वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज़म्स। डियर स्टूडेंट्स, डोनर ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जिससे आपको कुछ कैरेक्टर वाली जीन जो है निकालना है, तो उसको हम डोनर ऑर्गेनिज़म बोलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक ऐसा प्लांट है जिसके पास एक ऐसी कैरेक्टर है कि वो ड्रॉट वाली कंडीशन में, यानी जब एरिया में बहुत सूखा पड़ जाता है, यानी उस एरिया में पानी की बिल्कुल कमी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ज़िंदा रहता है, ऐसा प्लांट एग्जिस्ट कर पाता है। तो ऐसे प्लांट की वो कैरेक्टर वाली जिन को आप निकाल सकते हैं, ताकि उसका रेजिस्टेंस पावर टू ड्रॉट जो है, उस कैरेक्टर को हम ऐसे प्लांट में ऐड कर दें जिसके अंदर ये कैरेक्टर नहीं है, यानी जो ड्रॉट वाली कंडीशन में जो प्लांट जल्दी से जो है मर जाता है। तो अगर वो प्लांट में आप ये कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो जीन डोनर ऑर्गेनिज़म से, यानी वो प्लांट से निकाल कर ऐसे प्लांट में डाल सकते हैं जिसके अंदर ये कैरेक्टर नहीं है। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन करना पड़ेगा, यानी वो जो डोनर ऑर्गेनिज़म है में, मतलब वो जो प्लांट है जिसके अंदर ये ड्रॉट को बर्दाश्त करने की कैरेक्टरिस्टिक है, टॉलरेट करने की कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर से पहले आपको वो जीन तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए पहली स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीन और डीएनए। ये डीएनए को वहाँ से निकालिए। सो डिज़ायर जीन टू बी क्लोन हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म। तो पहले डियर स्टूडेंट, सीधी सी बात है, पहले वो कैरेक्टरिस्टिक वाली जीन को उसमें से आपको निकालना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। इनिशियली द सेल्स ऑफ द डोनर ऑर्गेनिजम्स आर शेयर्ड विद द ब्लेंडर एंड ट्रीटेड विद द सुटेबल डिटर्जेंट। तो ये सब उसकी स्टेप्स है। एक बार आप उसमें से डीएनए को निकाल ले, उसके बाद जो है आपको उसमें किस तरह से चेंजेस लाना है और किस तरह से उसको नए बॉडी में ऐड करना है, उसको हम देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि आइसोलेटेड प्योरीफाइड डीएनए इज़ देन क्लीव्ड बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पर्टिकुलरली द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, अब जो आपने सपोज आपने एक डोनर लिया था, फॉर एग्जांपल मैंने जो प्लांट बताया, जो रेस्ट्रिक्शन जिसका जो टॉलरेंस पावर जो है ड्रॉट के लिए वो ज़्यादा है, यानी ड्रॉट वाली कंडीशन में वो ज़िंदा रहता है। अब आपको उसकी वो जीन निकालना है, तो आपने उसके बॉडी से डीएनए निकाला, उस प्लांट के सेल से डीएनए निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद डीएनए आपके पास आ गया है। अब वो प्यूरीफाइड डीएनए को आपको क्या करना है, पहले तो उसको प्यूरीफाई करना है और डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके। अब उसको आपको क्लीव करना है, यानी उसके छोटे छोटे पीसेस में उसके पीसेस तैयार करना है, यानी उसको उसको कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट को तोड़कर छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाना है, यानी डीएनए की जीन अलग अलग करना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो क्या करता है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट तैयार करके देता है, आरएफ तैयार करके देता है, यानी डीएनए के छोटे छोटे पीसेस तैयार करके देता है। दीज एंजाइम्स क्लीव द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। ये एंजाइम का क्या काम है, डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर वो कट करता है, और रेस्ट्रिक्शन साइट उसको हम बोलते हैं, और इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे पीसेस तैयार करके देता है। दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टाइप है, और जो क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो कट होने के बाद कैसे दिखता है, या तो कोहेसिव या स्टिकी या स्टैगर्ड एंड वाला दिखता है, या फिर ब्लंट एंड वाला दिखता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में डीएनए को निकाला। निकालने के बाद डीएनए का क्या किया, उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए उसके
छोटे छोटे फ्रेगमेंट तैयार कर लिए। फ्रॉम दिस क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट, अ फ्रेगमेंट कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डियर स्टूडेंट। अब ये जो आपके पास आरएफ आ गए, यानी ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो आ गए, अब इसमें से आपको क्या करना है, वो जीन जो आपको चाहिए, जो डिज़ायर्ड जीन है, जिसके अंदर वो कैरेक्टर है ड्रॉट वाली कंडीशन को टॉलरेट करने की, सूखी वाली कंडीशन को बर्दाश्त करने की, जिसको आपको दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करना है, तो वो जीन को आप क्या कीजिए, आइसोलेट करिए, उसमें से पहचानिए और सिलेक्ट कीजिए जिस फॉर द क्लोनिंग, यानी उसकी आप बहुत सारी कॉपी आपको तैयार करना है, तो वो जीन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यानी आपको इसके लिए भी फिर से एक लेबॉर्ट्री में एक बहुत टाइम देना पड़ेगा ताकि ये डिज़ायर्ड जीन की ये कैरेक्टर वाली जीन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक डोनर लिया, डोनर वो प्लांट लिया आपने, उसमें से उसके सेल में से डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसके पीसेस किए। पीसेस करने के बाद आपके हाथ में क्या आ गया, फ्रेगमेंट्स आ गया, आरएफ आ गया। आरएफ में से आपने फिर डिज़ायर्ड जीन को चुना, और अब इस डिज़ायर्ड जीन को हम फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए। और डिज़ायर्ड जीन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी और डीएनए लाइब्रेरी। अगर आपको कोई डोनर नहीं मिलता है तो आप इसको जीन लाइब्रेरी, यानी जिसकी दो टाइप है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरा cDNA लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी से भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जो है ये जीन वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जीन लाइब्रेरी दो तरह की होती है, ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये जो जीन लाइब्रेरी है दो तरह की कैसे होती है, एक है जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरा है cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या रहता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द क्लोन्स दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीट जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑर्गेनिज्म का पूरे जीनोम की आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, खासकर वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, उनका आपको जीनोम यानी पूरा रिकॉर्ड उस लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप ये जीन ले सकते हैं। ओके, इट इज़ बिकॉज प्रोकैरियोटिक जीनोम डजंट कंटेन रिपीटेटिव डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए का जीनोम का पूरा रिकॉर्ड आपको जीनोमिक लाइब्रेरी यानी जीन लाइब्रेरी की पहली टाइप में आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये पहली स्टेप ही अभी अपनी चल रही है। पहली स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप से पहले फिर से जीनोमिक लाइब्रेरी की दूसरी टाइप, जीन लाइब्रेरी की दूसरी टाइप हम देख लेते हैं। जीन लाइब्रेरी की दूसरी टाइप है cDNA लाइब्रेरी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। तो इसमें से भी आप वो जीन ले सकते हैं अगर डोनर नहीं मिला तो इसमें से भी जीन ले सकते हैं। लेकिन cDNA लाइब्रेरी किसको बोलते हैं, द लाइब्रेरी विच कंटेन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओनली, जिसमें किसका रिकॉर्ड मिलेगा आपको, जेनेटिक रिकॉर्ड किसका मिलेगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मिलेगा। डीएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम द आइसोलेशन mRNA बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू mRNA से डीएनए जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। और डीएनए सो मेड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो ऐसा डीएनए जो बना है उसको cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। एंड दिस इज लाइब्रेरी, इट इज़ नोन एज cDNA लाइब्रेरी। ओके, यूकैरियोटिक genome contain the introns regulatory gene and repetitive DNA, and hence the establishment of the genomic library in the eukaryotic is not meaningful। तो बस शॉर्टकट में आपको इतना समझना है कि जीन लाइब्रेरी की दो टाइप है। जीनोमिक लाइब्रेरी की दो टाइप में, पहली टाइप है जीनोम लाइब्रेरी, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीनोम का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, और दूसरा है cDNA लाइब्रेरी, जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जीन का रिकॉर्ड मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, पहली स्टेप यही थी कि हमने क्या किया, आइसोलेशन कर दिया, जीन आपके हाथ में अब आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड नंबर स्टेप में क्या करना है, सेकंड नंबर स्टेप में डियर स्टूडेंट्स आपको सेकंड नंबर स्टेप में इंसर्शन ऑफ द डिज़ायर फॉरेन जीन और पैसेंजर जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर और व्हीकल डीएनए। अब जो आपके पास जीन आ गया है या तो डोनर से या तो फिर वो जीन लाइब्रेरी से, तो अब उस जीन का इंसर्शन करना है, उसको इंसर्ट करना है काई के अंदर, एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। यानी क्लोनिंग वेक्टर बोले तो एक ऐसा डीएनए जो व्हीकल डीएनए है, यानी अब उसमें जैसे ही आप उस जीन को डालेंगे तो ये जीन वहाँ पर उसकी क्लोन तैयार करेगा, यानी उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी तैयार करेगा, यानी बहुत सारी जीन वहाँ पे तैयार होगी। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वही देखते हैं वन बाय वन। तो क्या है, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर और डीएनए व्हीकल। अब इसको डीएनए व्हीकल में इसको हम इंसर्ट करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर आर प्लाज्मिड्स। क्लोनिंग वेक्टर ज़्यादातर हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स को बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिख रही है आपको एग्जांपल PBR320। PBR320 ये क्लोनिंग वेक्टर एक है, इसको आप देख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं
क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर। और दूसरा कुछ वायरसेस के ग्रुप जैसे बैक्टीरियोफेज वायरसेस जैसे कि लैम्बडाफेज और M13 वगैरह, ये इनका भी यूज़ किया जा सकता है वेक्टर के तौर पर। वेक्टर डियर स्टूडेंट, वेक्टर डीएनए क्या करता है पता है? वेक्टर डीएनए का एक पार्ट कट करके उसमें ये जो जीन हमने अभी निकाला है, फॉरेन जीन और पैसेंजर जीन, इसको उसमें ऐड करके हम किसी भी होस्ट के बॉडी में डाल सकते हैं और वो होस्ट की बॉडी में जाके वहाँ पर अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार करता है। यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने में हेल्प करता है। तो प्लाज्मिड्स का अपन यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अब कुछ और भी देखते हैं यहाँ पर। प्लाज्मिड्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वेक्टर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर प्लाज्मिड्स जो है जिसका यूज़ एज अ वेक्टर किया जाता है वो बैक्टीरिया से ही हम निकालते हैं, बैक्टीरिया के ही प्लाज्मिड्स को हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा? वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके ये ऐसे प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया में से निकाला जाता है which we have used in the isolation of the desired gene from the donor, जिसको हमने यूज़ करके डोनर से डिज़ायर्ड जीन निकाला था। वैसे ही वैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हम बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को निकालते हैं। तो इसको वेक्टर डीएनए बोलते हैं। और वो वेक्टर डीएनए भी फिर क्लीव किया जाता है, यानी उसको भी कहीं ना कहीं से तोड़ना पड़ेगा ना, ताकि हम उन्हें छोटा जो डिज़ायर्ड जीन है वो उसमें ऐड कर सके वेक्टर डीएनए के अंदर। ओके, नाउ दिस बाय यूजिंग दिस एंजाइम लाइगेज, फिर वो जो हमने पीस यूज़ किया था वेक्टर डीएनए का, सपोज़ आप यहाँ पर देखिए, ये जस्ट अ मिनट, सपोज़ यहाँ पर आप ओके आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। यहाँ पर सपोज़ ये है एक डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से और यहाँ से कट कर रहे हैं। ओके, इतना पीस आपने कट कर दिया। अब कट कर दिया तो ये डीएनए अपने पास कैसे बन गया? इस तरह से बन गया। ये पीस कहाँ गया? यहाँ का। ये आपने कट कर दिया है। काहे से कट कर दिया है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर दिया है। तो वेक्टर डीएनए को भी ऐसे ही कट करते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है पार्ट आपके पास? दूसरा पार्ट ये है, ये वाला जीन जो आपने पहले से कट करके रखा है, वो डिज़ायर और डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया है। अब आपको उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये आप ये ऐड करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब ये डीएनए जो है, ये एक ऐसा डीएनए हो गया जिसके पास दो जेनेटिक मटेरियल है। एक ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, और दूसरा ये जो दूसरे कलर में आपको दिख रहा है। ये दूसरा कलर में जो छोटा सा पीस है, ये क्या है? ये डिज़ायर्ड जीन है। अब ये एक ऐसा डीएनए है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम आरडीएनए बोल सकते हैं। यानी इस डीएनए में आपको उसका खुद तो पहले का भी डीएनए वाली जो पहले के भी जीन मिलेंगे, और ये जो नया वाला जीन हमने ऐड किया ये भी मिलेगा। तो ये ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? ऐड करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। कट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कट करने के लिए RE एंजाइम चाहिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है कि अभी हमने सेकंड स्टेप में क्या देखा। इंसर्शन ऑफ द जीन और पैसेंजर जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर ये आप रेड कलर में देख रहे होंगे। इसमें मैंने अभी ये जो ग्रीन कलर में ऐड किया, ये क्लोनिंग वेक्टर में मैंने जीन को ऐड करके दिखा दिया आपको। कौन सा एंजाइम चाहिए इसके लिए? डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। और फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इंटीग्रेटेड इनटू द वेक्टर डीएनए। इस तरह से ये फॉरेन डीएनए जो है वेक्टर डीएनए में चला गया, ऐड हो गया लाइगेज की हेल्प लेकर। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए एंड द फॉरेन डीएनए इज नाउ कॉल्ड RDNA। अब ये जो डीएनए बन गया, मैंने अभी आपको बोला, ये जो डीएनए है जिसमें ग्रीन और रेड दोनों पार्ट है, ये डीएनए में कॉम्बिनेशन बन गया, रिकॉम्बिनेशन बन गया। तो इस डीएनए को हम या तो केमेरिक डीएनए या फिर RDNA या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को RDNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने RDNA तैयार कर लिया। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ RDNA इनटू सूटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। अब क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने क्या किया था? वेक्टर में इसको डाला। अब ये वेक्टर को उठाकर हम होस्ट में डालेंगे, होस्ट के सेल में डालेंगे या होस्ट की बॉडी में डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होस्ट की बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कौन सी स्टेप इसके लिए हमको लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइनली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी जो डीएनए हमारे पास तैयार हो गया है, इसका क्या करना है? इट इज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड
that is transfer for the expression into the competent host cell of the suitable cloning organism which is usually bacteria। अब आप किसी बैक्टीरिया को एज अ होस्ट ले सकते हैं और उसमें इस आरडीएनए को एज अ क्लोनिंग वेक्टर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इसके अंदर जो डीएनए है वो आरडीएनए है। होस्ट सेल टेक्स अप naked RDNA by the process of transformation and incorporates into its own chromosomal DNA and which finally express the trait controlled by the passenger DNA। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है उसके बाद वो जो बैक्टीरिया है जिसको आप एज अ होस्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी बॉडी में आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, वो इसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद वो डिवाइड होना शुरू होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, उस डीएनए में पूरा का पूरा पार्ट डिज़ायर जीन वाला होता है। इस तरह से फाइनली वो इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने लगता है, यानी पूरा का पूरा जीन डीएनए में जीन जो है वो डिज़ायर जीन होती है। इसके लिए कुछ डाइवेलेंट कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन की ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरियल सेल में, जो ये काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि क्लोनिंग वेक्टर को हमने होस्ट की बॉडी में, जो जनरली हम जिसके लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, हमने इंट्रोड्यूस किया। और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पर उसको एक्सेप्ट करके सेल को डिवाइड करना शुरू कर दिया और एक ऐसा डीएनए तैयार कर लिया जो उसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है। और क्रोमोसोमल डीएनए के बाद क्या बन गया, वो उस कैरेक्टर को, जिस भी कैरेक्टर के लिए वो जीन हमने डाला था, अब उसको वो एक्सप्रेस करने लगा है। अब उसके बाद कुछ और कैरेक्टर देख लेते हैं। द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, ये थर्ड पार्ट का इसका थोड़ा सा पार्ट और देख लेते हैं। क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आर ई कोलाई और बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादातर क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ होता है ई कोलाई या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। तो ये आप नोट कर सकते हैं। होस्ट कॉम्पिटेंट सेल्स विच हैज़ टेकन अप आरडीएनए इज़ नाउ कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्म सेल। वो होस्ट में जिसमें हमने ये आरडीएनए डाला था, जिसने उसको एक्सेप्ट करके अब उसको कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में सक्सेस हो गया है, अब हम उसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोल सकते हैं। फॉरेन डीएनए कैन ऑल्सो भी ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू द नेकेड सेल। उससे भी ख़ास बात यह है डियर स्टूडेंट्स के, अगर आपको बगैर वेक्टर के ये डायरेक्ट किसी प्रोटोप्लाज्म में या किसी होस्ट की बॉडी में डायरेक्ट डालना है, वेक्टर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना है विदाउट यूजिंग वेक्टर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उस टेक्निक को कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू ऐसा कर सकते हैं? दिस इज डन बाय द टेक्निक लाइक द इलेक्ट्रोपोरेशन करके ऐसा कर सकते हैं विदाउट वेक्टर। डायरेक्ट आप डिज़ायर जीन को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन जैसी टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं, लिपोफेक्शन के ज़रिए कर सकते हैं, शॉटगन जैसी टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिकेशन के ज़रिए कर सकते हैं और बायोलिस्टिक मेथड के थ्रू भी ऐसा पॉसिबल है। बट इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डन थ्रू द टी.आई. प्लाज्मिड्स ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। लेकिन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ये ऐसा करने के लिए हम टी.आई. प्लाज्मिड्स जो कि एग्रोबैक्टरम ट्यूमिफेसियम से निकाला जाता है, इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेप में हमने देखा, हमने क्या किया, प्लांट जो क्लोनिंग वेक्टर है उसको हमने यूज़ किया और होस्ट की बॉडी में डाला, और होस्ट की बॉडी में डालने के बाद जो है उसका यूज़ करके हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया। डियर स्टूडेंट, ये वो टेक्निक है, चलिए देख लेते हैं इस स्लाइड में। ये वो टेक्निक है जिसका बगैर वेक्टर के हम कैसे होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, इट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अप्लाइड टू द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड सेल को अप्लाइड की जाती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ताकि सेल की परमिएबिलिटी जो है बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन दे सेल इलेक्ट्रिकली फील्ड के थ्रू, अलाउइंग द केमिकल्स, ड्रग्स और डीएनए टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, जिसके कारण बहुत सारे केमिकल्स या ड्रग्स या डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो जो जीन है वो डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाएगा।
ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? इट इज़ यूज फॉर द ग्लास माइक्रो पिपेट। इट इज़ द यूज ऑफ द ग्लास माइक्रो पिपेट टू इंजेक्ट अ लिक्विड सब्सटेंस एट अ माइक्रोस्कोपिक और द बॉर्डर लाइन मैक्रो स्कोपिक लेवल। इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हम ग्लास कांच की बनी हुई माइक्रो पिपेट का यूज़ करते हैं क्या क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या इंजेक्ट करने के लिए? लिक्विड सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए एट अ माइक्रोस्कोपिक और बॉर्डर लाइन मैक्रो लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल में। द टारगेट इज़ ऑफन अ लिविंग सेल। ज़्यादातर लिविंग सेल में ऐसा किया जा सकता है, बट मे ऑल्सो इंक्लूड द इंटर सेल्यूलर स्पेस, या फिर इंटर सेल्यूलर स्पेस में भी ये ऐसा कुछ लिक्विड सब्सटेंस जो है इस माइक्रो पिपेट के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। तो क्योंकि इसमें जैसे इंजेक्शन वाला काम हो रहा है माइक्रो पिपेट के थ्रू ग्लास की बनी हुई, तो इसलिए इसको माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लिपोफेक्शन या फिर लिपोसोम ट्रांसफेक्शन। तो ये क्या है? इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इनटू अ सेल बाय मींस ऑफ लिपोसोम्स। डायरेक्ट लिपोसोम्स का यूज़ करके सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर किया जा सकता है, विच आर वेसिकल्स, जो कि वेसिकल्स हैं, एंड दैट कैन बी easily merge with the cell membrane since they are both made up of फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स। क्योंकि फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बने होते हैं लिपोसोम्स, इसलिए लिपोसोम्स का यूज़ करके डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सेल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ मेथड जिनका यूज़ करके डायरेक्टली बगैर वेक्टर के यूज़ किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डिज़ायर जीन को। शॉर्ट गन या जीन गन या बायोलिस्टिक पार्टिकल्स, ये डिलीवरी सिस्टम्स, ये क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिलीवर द एक्सोजीनस डीएनए, यानी ट्रांस जीन, जो ट्रांसपोजन्स जीन्स जो होते हैं आरएनए के या डीएनए के या प्रोटीन के, तो उसके को डायरेक्ट सेल के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक डिवाइस है जिसको ना शॉर्ट गन बोलते हैं। बाय कोटिंग पार्टिकल्स ऑफ हैवी मेटल्स विद द जीन ऑफ द इंटरेस्ट और एंड फायरिंग दीज माइक्रो projectiles into a cell using the mechanical force and integration of the desired genetic information can be included into the cells। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद है अल्ट्रासोनिकेशन है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सोनोपोरेशन, द रप्चरिंग ऑफ द सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स बाय एकॉस्टिक वेव्स। एकॉस्टिक वेव्स का यूज़ करके सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करके उसमें से डायरेक्ट कोई जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव वे टू इंट्रोड्यूस द जेनेटिक मॉलिक्यूल इनटू द सेल via acoustic cavitation that temporarily changes the permeability of the cells membrane। तो डायरेक्ट ये सोलर एनर्जी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके, एकॉस्टिक वेव्स का यूज़ करके सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करके उसमें से किसी जेनेटिक मटेरियल को डालने का प्रोसेस अल्ट्रासोनिकेशन इसको बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम थर्ड स्टेप की तरफ थे, देख लेते हैं पूरी इसकी डिटेल। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा ए में क्या हुआ, बी में क्या हुआ। तो यहाँ पर ए में हम देखते हैं डोनर सेल। डोनर सेल से हमने ये जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसको, ये देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करने के बाद ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट हमको मिल गए। बी में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिल गए। वो फ्रेगमेंट को आपने क्या किया, अब आप वेक्टर में उसको डाला। वेक्टर कौन सा? एज अ प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, कोई भी वेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए आपने किया, एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए उसके छोटे छोटे पीस बनाए। अब पीस बनाने के बाद क्या कर रहे हैं आप, इसको वेक्टर में आपने डाला। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये वेक्टर है। अब ये जो डीएनए यहाँ से जो पार्ट कट दिख रहा है आपको, ये पार्ट पे अब आप क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को यानी इस डिज़ायर्ड जीन को आपने ऐड किया। ठीक है, जॉइनिंग ऑफ द टारगेट डीएनए और एंड क्लोनिंग वेक्टर बाय द डीएनए लाइगेस एंजाइम का आपने यूज़ किया। इस तरह से आपके पास अब ये जो डीएनए आया इसको हम आरडीएनए बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये आरडीएनए के साथ हमने क्या किया, आरडीएनए के साथ हमने, देखिए, अब आरडीएनए को हमने इसमें इस होस्ट सेल में यानी होस्ट बैक्टीरिया में अब हमने इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आरडीएनए आपके पास तैयार हो गया है। अब आरडीएनए को आप क्या कर रहे हैं, इस होस्ट सेल में, होस्ट सेल में ज़्यादातर होस्ट सेल कौन से होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं, जैसे इकोलाई वगैरह। तो ये बैक्टीरिया, देखिए, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया में यहाँ देखिए आपको एक उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, लेकिन आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन इनटू द बैक्टीरियल सेल होस्ट, यानी
ये होस्ट सेल में आपने ये ई नंबर की स्टेप में देखिए आपने इसको ऐड कर दिया। ये देखिए ये आरडीएनए इसमें आपने ऐड कर दिया। आरडीएनए ऐड होने के बाद क्या किया उसने, उस बैक्टीरिया ने उसको एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया जेनेटिक मटेरियल को, और सेल ने अब वो आरडीएनए के मॉलिक्यूल्स को शो करना शुरू कर दिया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे ये इसका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हुआ। उसने उसका फिर हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका फिर एम्प्लीफिकेशन भी करना है। तो ये खुद ब खुद सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ये जीन हमने इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद आगे का काम उस होस्ट सेल ने ही कर दिया। उसको एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेल को उसका वो प्रोटीन जो अपने को या वो जीन आपको जो चाहिए था उसने उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और इस तरह से जो जीन था वो क्लोन जीन बन गया। यानी जो आपने एक छोटा सा जीन इसमें ऐड किया था, अब इसमें देखिए उसकी बहुत सारी जीन वाली कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिखाई दे रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जीन उस कैरेक्टर को दिखाने लगा है, यानी ये बैक्टीरिया उस कैरेक्टर को दिखाने लगा है, शो करने लगा है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर जो जीन नहीं था, आपने उस जीन को दूसरे की बॉडी से निकाल कर इस बैक्टीरिया के अंदर ऐड करके दिखाया, और वो जीन उस बैक्टीरिया की बॉडी ने एक्सेप्ट भी किया, और एक्सेप्ट करने के बाद आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं वो प्रोटीन वाली जीन को। या मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको बताया था कि एक ऐसा प्लांट जिसमें ड्रॉट को टॉलरेट करने की कैरेक्टरिस्टिक वाली जीन है, आप उस जीन को इस होस्ट सेल में आपने डाला, होस्ट सेल में उसकी बहुत सारी कॉपी यानी उसका क्लोन तैयार हुआ। क्लोन तैयार होने के बाद आप उस जीन को उस होस्ट की बॉडी से निकाल लीजिए, और इसी को बोलते हैं हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट कर लीजिए आप उसको, और उस हार्वेस्टेड मटेरियल को आप जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालना चाहते हैं, आप उसकी बॉडी में उसको ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोर्थ नंबर स्टेप, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। जो होस्ट सेल है ट्रांसफॉर्म जो हो चुका है, जिसने अब जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस भी करना शुरू कर दिया है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। उसमें दोनों तरह की सेल है, रिकॉम्बिनेंट यानी होस्ट सेल भी है, और नॉन होस्ट सेल भी है यानी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल भी है। तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा आपको तो चाहिए कौन, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट मटेरियल चाहिए। तो फॉर आइसोलेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, मार्कर जीन ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मार्कर जीन चाहिए। तो वो ऑलरेडी वेक्टर के पास रहते ही है, तो वेक्टर उसको अपने काम में लाता है मार्कर जीन को, और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट सेल में को आइसोलेट करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल में से। और इसके लिए जो है PBR322 ये प्लाज्मिक वेक्टर जो है, इसमें मार्कर जीन होता है, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन, ये मार्कर जीन की एग्जांपल है। व्हेन PST1RE इज़ यूज्ड, जब ये जीन ऐसा यूज़ किया जाता है, इट नॉक्स आउट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स फ्रॉम द प्लाज्मिड सो दैट द रिकॉम्बिनेंट सेल बिकम्स सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन। इस तरह से मार्कर जीन का यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट मटेरियल को नॉन रिकॉम्बिनेंट मटेरियल से जो अभी तैयार हुआ है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसमें से आप आइसोलेट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5वें नंबर की स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। अब उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो वंस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स आर सेपरेटेड, एक बार जब ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल जो है सेपरेट हो गए हैं, तो फिर आप उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस के ज़रिए ऐसा कर लिया है आपने। तो अब आपको क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप, in this step the transform host cells are introduced into the fresh culture media। अब आप उसको वहाँ से निकालिए, क्योंकि आपने उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग कर लिया है। अब उसको एक फ्रेश कल्चर मीडिया में आप डालिए। फ्रेश कल्चर मीडिया में आप उसको रखने के बाद अब उसको जो है इस स्टेज में होस्ट सेल जो है फिर से डिवाइड होना शुरू होंगे, रीडिवाइड होंगे, एंड अलॉन्ग विद द रेप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, यानी उसकी मल्टीपल कॉपी बनना शुरू होगी। तो इसीलिए आपने उसको क्या किया, दूसरे वाले कल्चर मीडिया में, फ्रेश कल्चर मीडिया में आपने उसको जो है इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब जिस काम के लिए आपने ये जीन को कट किया डोनर से, फिर उसको
वेक्टर में डाला, वेक्टर में डालने के बाद उसको होस्ट सेल में डाला, जैसे ई कोलाई, जैसे बैक्टीरिया में डाला। ई कोलाई ने फिर उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप उसको आइसोलेट भी कर लिए, रिकॉम्बिनेंट मटेरियल को अलग किया आपने नॉन रिकॉम्बिनेंट मटेरियल से। अब आप चेक कर रहे हैं कि क्या वो एक्सप्रेस हो रहा है जीन जो आपने जो आपको प्रोडक्ट मिला है अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्या वो जिस कैरेक्टर को दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट लाइक द अल्कोहल एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी। तो डियर स्टूडेंट, जिस भी काम के लिए आपने वो जीन डाला था, जाहिर सी बात है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो चुका है तो इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक को वो ज़रूर दिखाएगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड। तो आपको लेबॉरेटरी में आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं। तो मेंडल ने तो पहले ही बता दिया है कि अगर जीन है तो वो कैरेक्टर को कोई ना कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल तैयार करना है, एंजाइम तैयार करना है, या एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ तैयार करना है, या वैक्सीन बनाना है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता ही है। तो वो जो जिस कैरेक्टर की जीन के साथ आप ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे, वो लास्ट में उस कैरेक्टर को ज़रूर दिखाएगा। फाइनली द डिजायर प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड थ्रू द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यूजिंग सुइटेबल बायोरिएक्टर। एक पर्टिकुलर सुइटेबल बायोरिएक्टर का यूज़ करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू जो है इस डिजायर प्रोडक्ट को जो आपको मिल गया है लास्टली फाइनली, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और उसको कमर्शियलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसकी 5 स्टेप्स हमने देखे, जिसमें 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक जीन जो किसी होस्ट की बॉडी में नहीं था, आपने दूसरे की बॉडी से, डोनर की बॉडी से या जीन लाइब्रेरी से उसको लाया और उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको मल्टीप्लाई करके होस्ट सेल में से अलग निकाल कर उससे नया प्रोडक्ट तैयार करके दिखाया जो उस कैरेक्टर वाली जीन को जो डिज़ायर्ड जीन थी उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। और इस तरह से आप ये नया कारनामा करके दिखा सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।